हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबीपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट, जैसा हमने आपके साथ पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाबार्ड ग्रेड ए 2022 के लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। पिछली क्लास में हमने सेट 1 डिस्कस किया था, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेट 2। हर क्लास में कुछ न्यूज़, कुछ क्वेश्चंस, और ज़्यादा लंबा नहीं मैं इसको रखूँगा, ठीक है। जो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्वेश्चन उनको हम यहाँ पर कवर किया करें, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले साल नाबार्ड ग्रेड ए 2021 40 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने यहाँ डिलीवर किया था। और इस साल भी हमारा ये प्लान है कि हमारी और आपकी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट हम डिलीवर करें। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए कंप्लीट कोर्स फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। 7 डेज़ का आप एक ट्रायल भी ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या ये कोर्स आपको सूट कर रहा है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सारी अगर पूरी हो रही है तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ पे। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर बात की जा रही है पिछले 3 सालों में इंडिया में 329 से जो टाइगर्स हैं, 329 से ज़्यादा टाइगर्स हमने गवा दी, इनकी डेथ होगी। अब हम ये देखो, है तो ये भी एक लाइफ के साथ, ठीक है, एनिमल है, इसने एक लाइफ ख़त्म होनी है, पर क्योंकि हम प्रोजेक्ट टाइगर को चला रहे हैं और इस स्पीशी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये किस रीज़न से मर रहे हैं वो जानना बड़ा ज़रूरी। देखो, 29 ऑफ विच वर किल्ड बाय पोचर्स, मतलब अभी भी इंडिया में टाइगर्स का शिकार वगैरह हो रहा है। पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 30 टाइगर्स शिकार की वजह से मारे गए। और इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई, 329 टाइगर्स इंडिया में पेरिश, मतलब मारे गए इन दी लास्ट 3 ईयर्स। पोचिंग, नेचुरल डिजास्टर्स और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, उनकी बात करेंगे। एलिफेंट्स के बारे में बात की गई, एलिफेंट्स शिकार, इलेक्ट्रिक्यूशन, ठीक है, पॉइजनिंग, ट्रेन एक्सीडेंट्स, इन सब रीजन की वजह से 300 से ज़्यादा एलिफेंट्स भी पिछले 3 साल में मारे गए। थोड़ा हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को और अच्छे से समझ, ठीक है, और अच्छे से इस पर ध्यान देते हैं। हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी कुमार चौबे, इन्होंने असल में इस रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज करवाया। 68 से ज़्यादा टाइगर फर्टिलिटीज़ हुई बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज, जो मतलब बॉडी अब उसने एज के बाद उसने एक टाइम पे एंड होना है, ठीक है, लाइफ को, तो वो 68 से ज़्यादा थी। 5 के आसपास यहाँ पर अननेचुरल कॉजेज, उसके बारे में बताया नहीं गया किस रीज़न से। 29 के आसपास का शिकार किया गया और 30 के आसपास को सीजर आया, मतलब एक तरह से जो बॉडी शॉक में चली जाती। 197 के आसपास जो टाइगर्स थे उनकी डेथ अभी भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। एक अच्छी चीज़ है कि जो शिकार हो रहा है ना टाइगर्स का, उसका नंबर हर साल कम होता है। जैसे 2019 में 17 टाइगर्स का शिकार हुआ, 2021 में सिर्फ 4 टाइगर का शिकार हुआ। टाइगर्स की वजह से जो टाइगर्स ह्यूमन पे अटैक करते थे वो 125 इंसान मारे गए टाइगर अटैक्स में। 61 तो सिर्फ महाराष्ट्र में थे, 25 थे यहाँ पर यूपी में, ठीक है। तो टाइगर की वजह से जो ह्यूमन डेथ टोल है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। 222 एलिफेंट्स अब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से मारे गए पिछले 3 सालों में, ठीक है। उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई। इलेक्ट्रिक्यूशन मतलब जैसे जो जानवर है और जो इंसान है उसके बीच में आपको एक बाउंड्री रखनी पड़ती है, पर अगर वॉल वगैरह बनाओगे वो जानवर तोड़ सकता है, इतना हैवी जानवर है। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पर बिजली की तारें लगाते हो कि जो जानवर है वहाँ से थोड़ा दूर हो जाए। पर कई बार जो एनिमल है, ठीक है, वो बहुत क्लोज चला जाता है इलेक्ट्रिसिटी वायर के और उसको टच कर देता है और काफ़ी देर तक जो कॉन्टैक्ट है वो बना रहता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, जिसके और उसके बाद जानवर सर्वाइव नहीं कर पाता। ट्रेन एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एलिफेंट्स की यहाँ पर डेथ होगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर पॉइजनिंग भी एक रीज़न, ठीक है। तो पॉइजनिंग मतलब ये इंसान कर रहा है कि जो जानवर है उसको यहाँ पर जहर दे दिया, जिसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ये एक बहुत अच्छा मैप है आपको ये दिखाने के लिए इंडिया में कौन सी स्टेट में कितने टाइगर्स हैं, क्या इनका नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है। देखो, जैसे एग्जांपल ले लो, हम कर्नाटका की बात करते हैं तो 2018 के डाटा के हिसाब से कर्नाटका में 524 टाइगर्स रहते हैं। 2006 में नंबर था 290 का, ठीक है। इस तरह से आपको सारी जो स्टेट्स है उसका डाटा मिला हुआ है। अगर आप ये पूछो कि सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो इसका सही आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। तो बस थोड़ा सा ही फर्क है, एमपी में नंबर है 526, कर्नाटका में नंबर है 524, ठीक है। जहाँ पर एक ग्रीन दिखा रहा है, देखो जहाँ तो एक ग्रे दिखा रहा है वहाँ तो टाइगर्स है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ तो टाइगर्स, दिल्ली बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर ये दिखा रहा है ग्रीन वहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन है और बढ़ रही है। जहाँ दिखा रहा है रेड वहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन है पर वो कम हो रही है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए। चलो ठीक है, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये मतलब मुझे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स का साथ ही मैं बता दूंगा, क्योंकि एक लाइव क्लास नहीं है तो आप लोग लाइव चैट में अटेंड नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, हमने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट साइन किया है नमीबिया, एक अफ्रीकन कंट्री नमीबिया के साथ,
किस स्पीशी को नामीबिया से इंडिया लाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया? इसका सही आंसर है चीता। तो इंडिया में आपको चीताज नहीं मिलते, मतलब अगर आपने कभी देखा हो कि चीता है तो वो लेपर्ड होगा ज़्यादा, ठीक है। इंडिया में लेपर्ड्स बहुत है, चीताज नहीं है। चीताज होते थे पर एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? उनका शिकार किया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंसानों ने शिकार बहुत किया और वो ख़त्म हो गए। तो इस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं, पर ओवर क्या कहेंगे कि ओवर पोचिंग वजह से, शिकार ज़्यादा करने की वजह से उनका जो इंडिया में एक्सटिंक्शन हो गया, पर अब उनको फिर से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। हर साल हमारी कंट्री में थोड़ा पैसा आता है जिसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब तक का सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। इसकी अमाउंट थी डॉलर्स में अगर बताऊं तो 84,835 मिलियन, या फिर सिंपली आप इसको 84.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा अमाउंट हर साल इंडिया में इन्वेस्ट की जाती है बाहर की कंपनीज, बाहर की कंट्री से। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडियन कंपनीज में। तो बाहर की कंपनियां वो इंडियन कंपनीज में पैसा लगाती हैं। उनको होता है कि इंडियन कंपनीज ग्रो करेंगी तो हम इसमें अभी थोड़ा सा अपना स्टेक खरीद लेते हैं ताकि हम भी आगे जाके ग्रो करें। ये सोच होती है बाहर के इन्वेस्टर्स और कंपनीज की। तो 2021 में ऐसे देखते को 2019-20 में इंडिया में 74 बिलियन डॉलर के आसपास की FDI थी। 2021 में इंडिया में 81 बिलियन डॉलर के आसपास की FDI थी। अगर हम बात करें 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ, अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में, ठीक है। 21-22 जो खत्म हुआ, ये कब खत्म हुआ? ये खत्म हुआ मार्च 2022। इस फाइनेंशियल ईयर में 84 बिलियन डॉलर, अब तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आई। कौन सी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है? सिंगापुर, US, मॉरिशियस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये वो कंट्रीज जहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रही है। कौन से सेक्टर्स में आ रही है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज मतलब जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, सब सर्विसेज सेक्टर होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रही है इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में आ रही है, कंस्ट्रक्शन में आ रही है। और कौन सी स्टेट्स है जहाँ ये पैसा जा रहा है? देखो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, वो स्टेट जहाँ पर IT या फिर कहें नए नए स्टार्टअप्स की काफ़ी प्रेजेंस है, वहाँ ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो जा रही है। क्योंकि बाहर से जब कोई इंडिया में पैसा लगाया तो वो ज़्यादातर नई कंपनीज होती है उसमें लगाएगा। पुरानी कंपनीज तो काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, उनमें पहले ही काफ़ी सारी जो हिस्सेदारी है वो खरीदी जा चुकी थी। जो नई कंपनीज है उसमें ओपन होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो और स्टेक ले लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर चीज़ समझा दूँ कि ना, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका भी मतलब समझ लो, अगर कोई कंपनी या इंसान बाहर से इंडिया में पैसा लगा रहा है, इंडिया की किसी कंपनी में, और वो कंपनी बाहर की ये चाहती है कि इंडियन कंपनी ग्रो करे, बड़ी बने, और ताकि जो उन्होंने हिस्सा डाला है अपना इंडियन कंपनी में वो भी ग्रो कर जाए, तो ये होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर से इंसान या कंपनी इंडिया की किसी कंपनी में सिर्फ इसलिए पैसा लगा रही है कि हम इनके शेयर्स वगैरह खरीद लें, जैसे ही शेयर्स बढ़ेंगे हम बेचकर सिर्फ पैसा कमाएंगे, तो वो होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो भी कंपनी या इंसान जो बाहर से पैसा लगा रहा है उसका सिर्फ मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा लगा रहा है उसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, वो चाहता है कि मैं भी ग्रो करूं। अगर इंडियन कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी उसके साथ साथ मैं भी ग्रो कर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ दो अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो ये सारी रिपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट पे इसको रिलीज किया है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स इसके जनेवा में फाउंड किया गया था इसको 1964 में। दुनिया में इकॉनमी, ट्रेड के बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI वगैरह किस कंट्री में आती हुई आपके हिसाब से? तो ना, इसमें दो ही कंट्री सबसे आगे होती है, US और चाइना। अभी ज़्यादा आगे चल रहा है चाइना। काफ़ी सालों तक US से सबसे नंबर 1 पे था, पर अभी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुनिया में चाइना जा रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं अपने। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेंजर डे, मतलब ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको उनकी जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन होता है, वर्ल्ड रेंजर डे। इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। किस डेट को? इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन इस दिन को हर साल रखवाती है। क्या 27 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, 28 को, 29 को, 31 को? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 31 जुलाई को हर साल वर्ल्ड रेंजर्स डे को हम कहेंगे ऑब्जर्व किया जाता है। कई बार कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स की डेथ भी हो जाती है ऑन ड्यूटी, कई बार इंजर्ड होते हैं, उन सबको रिस्पेक्ट देने के लिए जो दिन है इसको हम हर साल मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये क्या होता है? ये बुलियन एक्सचेंज मान लो, ऐसा मान लो इसको, ये ना एक ऐसी शेयर मार्केट है जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और बाकी जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। तो नॉर्मल जो शेयर मार्केट है वहाँ पर कंपनीज के
जो शेयर्स और स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। बुलियन एक्सचेंज पे गोल्ड, सिल्वर, इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज किस स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? गुजरात, यूपी, राजस्थान या उत्तराखंड। तो आप यहाँ देख ही पा रहे हो, वैसे यहाँ थोड़ा छुप गया, पर ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया गुजरात। गुजरात के जो कैपिटल गांधीनगर, उससे थोड़ी सी दूरी पे एक शहर है, इसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। गुजरात में गिफ्ट सिटी, ठीक है, बिल्कुल गांधीनगर के बगल में। तो एक गिफ्ट सिटी को इस तरह से बनाया जा रहा है कि दुनिया में एक फाइनेंशियल सिस्टम का हब बन जाए गुजरात में, जो गिफ्ट सिटी। तो वहाँ पर ये इनॉग्रेशन की गई है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पलिकरनिया मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिच्चवरन मैनग्रोव, ये जो दो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं, इनको रिसेंटली इंडिया में रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया। तो अब ये इंडिया के रामसर साइट्स हो चुके हैं। रामसर साइट होता वैसे वेटलैंड है। कोई भी वेटलैंड रामसर साइट तब बनता है जब उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आई थी 1971 में। और रामसर कन्वेंशन, जो इसका नाम रामसर इसलिए क्योंकि जिस शहर में इसको साइन किया गया था 1971 में, वो ईरान का एक शहर था रामसर। तो आपसे पूछा रहे जो दो फॉरेस्ट रिसेंटली रामसर साइट्स बनी है, ये कौन सी स्टेट से आती है? देखो, पहले हमारी कंट्री में 49 रामसर साइट्स थी, अब उसमें 5 ऐड हो गई, अब होगी हमारी कंट्री में टोटल 54 रामसर साइट्स, ठीक है। अभी जो 5 ऐड हुई उसमें से 3 तमिलनाडु से, एक एमपी से और एक शायद मिजोरम से, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो अभी वाला जो आंसर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर है तमिलनाडु, क्योंकि आपसे 2 पूछी है, तो 2 मैंने आपको बताया, तमिलनाडु से 3 है, ठीक है, एमपी से 1 है और मिजोरम से 1 है। तो अगर 2 पूछी है तो एमपी भी नहीं हो सकता, एमपी में 1 है, मिजोरम भी नहीं हो सकता, तो तमिलनाडु इसका आंसर है, ठीक है। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो 5 में से करिका बर्ड सेंचुरी, पलिकरनिका मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और ये पच्चीगढ़ मैनग्रोव, ये तमिलनाडु में, पला वेटलैंड मिजोरम में और सख्या सागर है मध्य प्रदेश में। टोटल 5 ऐड हुई हैं एज रामसर साइट्स। अगला अच्छा क्वेश्चन, वो इंडिया के कौन से इकोनॉमिस्ट है जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है? विरल आचार्य, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, इंद्रमीत गिल। सारे इंडिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर्स रह चुके हैं। इनमें से वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है इंद्रमीत गिल को। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया कि इंडियन नेशनल को इंद्रमीत गिल को एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी जो यहाँ पर इंद्रमीत गिल को दी गई है बाय दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये ना एक स्टैटिक का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ इंडियन स्टेट। तो इंडिया में पहली बार एक वुमेन सीएम किसी स्टेट में कब बने थे? भैया कब नहीं, वैसे कौन बने थे, कब भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या राजकुमारी अमृता कौर। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन में सी, सुचेता कृपलानी। तो आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। इनका जन्म हुआ था इन दी ईयर 1908। ये पहली बार इंडिया में कोई वुमेन सीएम बने थे, वो ये थे, कौन सी स्टेट के? यूपी के सीएम बने थे 1963 से 1967 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966, अब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक बन चुका है। इसके हेडक्वार्टर्स का है ढाका बांग्लादेश, बीजिंग चाइना, मर्लिंगम फिलीपींस, बैंकॉक थाईलैंड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसको 1966 में बनाया गया था, आज हमसे काफ़ी सारे लोन वगैरह लेते हैं, ये आपको सिचुएटेड मिलेगा फिलीपींस की कैपिटल मनीला। मनीला में आगे जो एक प्रॉपर एरिया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है एडीबी, ठीक है, फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस, प्रेसिडेंट है मासुगुसा सकावा और फाउंड किया गया था 1966। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बैंक है एडीबी, ठीक है, हम लोग काफ़ी लोन्स वगैरह लेते हैं इनसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो न्यूज़ क्वेश्चन मुझे लगा आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर कवर किए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने सेट 3 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।